गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 6 जुलाई है और 6 जुलाई का हिंदू न्यूज़पेपर का एक छोटा सा एडिटोरियल मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, जिसका शीर्षक है 3 मैसेजेस। ये जो आर्टिकल है ये प्राइम मिनिस्टर साहब की जो विजिट हुई थी लेह में गए थे ना, वो नीमू में, तो वो वहाँ का उसके बारे में है। ठीक है, इस आर्टिकल में सीखने के लिए बहुत कुछ है, शब्द भी हैं, लेकिन सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको आज बताना चाहूँगा मैं कि इसमें हर सेंटेंस की शुरुआत को आप गौर से देखिए। मेरा अपना मानना होता है कि जब भी आप उपन्यास पढ़ते हो और जब आप अखबार पढ़ते हो, जो शब्द हैं वो तो आने ही चाहिए, फ्रेजेस हैं वो आने चाहिए, शब्दों का प्रयोग किस संदर्भ में है वो भी हमको आना चाहिए, लेकिन साथ में ये भी आना चाहिए कि उसमें हर सेंटेंस को किस तरह से शुरू किया गया है। तो आज मैं उसी बात को हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा, मेरे साथ इसको आप पढ़िए। तो इसका शीर्षक है आर्टिकल का 3 मैसेजेस। फिर इसकी सब हेडिंग है एट ले पीएम मोदी हैड डिफरेंट मैसेजेस फॉर इंडिया, चाइना एंड द वर्ल्ड कम्युनिटी। और इसलिए आपको समझ आ गया होगा कि 3 मैसेज कौन से हैं। जो उन्होंने नीमू में भाषण दिया, तो वो भाषण जो है इंडिया के लिए था, चाइना के लिए था और साथ में वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए था। पूरा जो आपका संसार है उनके लिए था। कम्युनिटी मीन्स बिरादरी, है ना। ऐसे नेक्स्ट पैराग्राफ में आइए। एक सेकंड में थोड़ा सा आपको एक एक्सप्लेन नोट का भी बना देता हूं ताकि इसमें एक्सप्लेन कर सकूं मैं आपको। एक सेकंड। हाँ, ठीक है। With his visit to Nimu near Leh, which houses the 14th Corps headquarters, इसको आपने कॉप प्रोनाउंस नहीं करना बच्चों, ये को है, को है, इसको प्रोनाउंस करना आपने को। ये आर्मी की सबसे बड़ी यूनिट होती है, इसको को प्रोनाउंस करना है, को, ठीक है। ये कॉप्स नहीं है, कॉप्स लॉस हो जाएगी, उसकी स्पेलिंग तो ये है, इसको आपने प्रोनाउंस करना है को। और इस शब्द की भी खास बात है, ये भी हमने सीखना है। को वर्ड जो है, को समझ के एक बहुत बड़ी यूनिट, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। थोड़ा बहुत हर एक चीज़ का नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है, एक फौज की बटालियन में 1200, 1300, 1350 तक के आदमी होते हैं, वो एक बटालियन है। बटालियन कहते हैं उसको, रेजिमेंट, ठीक है ना। इसमें मतलब 1000 से 1500 तक के आदमी हो सकते हैं, 1000 to 1500, एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन कहाँ, क्योंकि अलग अलग होती है, कोई आपकी कैसी बटालियन है तो उसमें आदमी कम ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, 1000 से ज़्यादा ही होते हैं, 1200 के आसपास होते हैं। ठीक है, फिर 3 बटालियंस मिलके 3 बटालियन मिल जाएंगे ना आपका, तो वो एक ब्रिगेड बनती है, दैट इज कॉल्ड ब्रिगेड। ठीक है, और ब्रिगेड का हेड होता है ब्रिगेडियर, नाम सुना होगा आपने, है ना, ब्रिगेडियर। और ये इक्विवेलेंट होता है डीआईजी के, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के, बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये तो समझ आ गया आपको। एक बटालियन में 1200, 1250 आदमी होते हैं, 3 बटालियन मिलके एक ब्रिगेड बनती है। ब्रिगेड का हेड उनका कमांडिंग ऑफिसर, एक तरह से समझो आप, तो ब्रिगेडियर साहब होते हैं। और ब्रिगेडियर की जो रैंक होती है वो डीआईजी के बराबर होती है। उनके 3 स्टार होते हैं, एक अशोक होता है। ठीक है ना। फिर 3 ब्रिगेड मिलकर, इससे आपको अंदाजा होगा कि ये को कितना बड़ा होता है। 3 ब्रिगेड मिलकर, ठीक है बच्चों, एक आपका डिवीजन बनता है, 1 डिवीजन। और इस डिवीजन का हेड होता है मेजर जनरल, ध्यान रखना। और ये आईजी इंस्पेक्टर जनरल के इक्विवेलेंट होता है। कौन सी, इतना नॉलेज हमको होना चाहिए, तो पता लगे को होता क्या है, नहीं तो ये बच्चों को ये होगा कि को का पता ही नहीं है। ठीक है, और 3 ब्रिगेड्स, ये ऊपर नीचे भी हो सकती हैं, बेसिक बता रहा हूँ आपको। और 3 ब्रिगेड्स मिलकर 1 को बनती है।
1 को बनती है। अब आपको समझ में आ गया कितना बड़ा है। और कोर को कमांडर, इसको कहते हैं को कमांडर। ये आपके लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल, ठीक है। और ये डीजी के समकक्ष होते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के बराबर। इनके बाद में जो नेक्स्ट रैंक होता है फिर वो आर्मी चीफ का होता है, समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया को के बारे में, इसको प्रोनाउंस करोगे आप को, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और सीखनी है आपने ग्रामर की, और उसमें कॉमन सेंस भी है। को के पीछे ऑलरेडी एस लगा हुआ है, तो ये को जो है सिंगुलर भी है और आपका प्लूरल भी है। अगर मैं आपको कहूँ कि इंडिया हैज़ डिप्लॉयड 1 को ऑन LAC, ठीक है। अब LAC हो गया इधर होगा चाइना वाला, LOC हो गया आपका कश्मीर वाला, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो इसमें आपने कोई लिखना है, और इस में अगर मैं ऐसे लिखूँ आपको कि इंडिया हैज़ डिप्लॉयड 3 को, जो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसने भारत ने को का चेंज नहीं होगा, वो ऐसे रहेगा। और उसके कॉमन सेंस है इसके पीछे ऑलरेडी एस है, तो इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता, ये आपने समझना है। पढ़ते रहोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा, ठीक है। तो 14 कोर के हेडक्वार्टर्स हैं। अब देखो ये जो मुख्यालय है इसके लिए इसमें लिखा गया हेडक्वार्टर्स, यही लिखना आपने, हेडक्वार्टर नहीं होता है, ठीक है। हेडक्वार्टर आपका वर्ब होता है, हेडक्वार्टर्स आपका नाउन होता है, ठीक है ना, दिस साइड। अगर मैं लिखूं आपको कि ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज हेडक्वार्टर्ड, ये वर्ब है, ध्यान रखना बच्चों, एट द हेग, तो ये इसका प्रयोग हो गया। इसको ऐसे भी कह सकते हो, द हेडक्वार्टर्स ऑफ ICJ आर एट द हेग। हेग आपको मैंने कल तो नहीं मतलब पीछे वाले में बताया था कि एक बड़ा शहर है हॉलैंड का, द नेदरलैंड्स का, ठीक है। उसकी कैपिटल सिटी नहीं, कैपिटल सिटी आपके एम्स्टर्डम है, ठीक है। Sorry. With his visit to New Mondiale, which houses the 14 co-headquarters including the base hospital, the Prime Minister Narendra Modi accomplished several objectives, ठीक है। तो वहाँ जब गए प्राइम मिनिस्टर तो उन्होंने कई ऑब्जेक्टिव जो उनके एम थे, ठीक है ना, जो उनके ऑब्जेक्टिव्स थे वो उन्होंने पूरे किए, ठीक है। अकम्प्लिश का अर्थ होता है किसी काम को पूरा करना, बड़ा अच्छा वर्ड है, सबको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है अकम्प्लिश। वैसे बेसिकली इसका मीनिंग होता है टू अचीव समथिंग बिग, किसी बड़ी चीज़ को हासिल करना। जो जो आपके उद्देश्य थे, बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव्स, वो आपने हासिल किए, वो बड़े, इसलिए इसमें अकम्प्लिश वर्ड का इस्तेमाल बिल्कुल सही है। बड़ी चीज़ें हासिल की उन्होंने, ऊपर लिखा भी है, उन्होंने चाइना को मैसेज दिया, भारत के लोगों को मैसेज दिया, और साथ में वर्ल्ड कम्युनिटी को भी मैसेज दिया। ये तो हो गया, आपको समझ आ गया। सेवरल करना, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स का मतलब उद्देश्य, ठीक है ना। तो ऐसा करके नरेंद्र मोदी जी ने कई ऑब्जेक्टिव्स अपने पूरे किए, उनको हासिल किया। ये तो हो गया समझ इसकी पैराग्राफ की, ठीक है ना। और इसमें को आया तो हमने ग्रामर भी सीख ली। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये सेंटेंस शुरू हुआ विथ हिज विजिट टू सो एंड सो। अब आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप भी विथ से सेंटेंस बनाएं, ठीक ना। विथ का मतलब के साथ भी हो सकता है और से भी हो सकता है, से। मैं आपको समझाता हूँ कैसे आपका, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ, और इसको बहुत सुंदर सेंटेंस का प्रयोग होता है, हम ये सीख ही नहीं पाते हैं, और कोई ग्रामर की किताब ही नहीं सिखाती कि कोई सेंटेंस आपने कैसे शुरू करने हैं। ये तो अच्छे लेखकों जो आपके राइटर्स हैं उनके द्वारा लिखी किताबें हैं, अखबार हैं, मैगजीन्स हैं, उनसे पढ़ कर हम सीख सकते हैं। तो मैं आपसे एक बार फिर कहूँगा, जब भी आप ये चीज़ें करते हैं ना आपका, तो आप जरूर देखें कि ये सेंटेंस कैसे शुरू हुआ है, ठीक है आपका। विद एग्जाम्स अप्रोचिंग फास्ट, आप भी कर सकते हो, ऐसे आप बना सकते हो आप। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, एग्जाम का तेजी से नज़दीक आने के साथ ही, ठीक है ना, द स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड स्टडिंग हार्ड, उन्होंने खूब हार्ड स्टडी करनी शुरू कर दी है। कितना सुंदर प्रयोग देखो आप। विद का तो, इससे तो सेंटेंस की शुरुआत आपको सीखनी पड़ेगी। अगर मुझे कहना हो कि विद दिस एटीट्यूड, कॉमा, यू कैनॉट सक्सीड,
छोटे बड़े बहुत सेंटेंस आपको बनाने सीखने हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ये जो इस्तेमाल किया गया है इसको आप देखो, विद हिज विजिट टू नीमू नियर ले विच हाउसेज सो एंड सो, ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर हैज अकम्प्लिश सेवरल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, कई उद्देश्य की उन्होंने पूर्ति की है। फिर इसके बारे में अलग से एक्सप्लेनेशन है क्या क्या किया उन्होंने। तो उन्होंने ही विजिटेड सोल्जर्स इंजर्ड। अब इंजर्ड एडजेक्टिव है जो सोल्जर के बाद में आया है। तो आपको मैं कई बार कहता हूँ कि एडजेक्टिव नाउन के पहले नहीं आते, नाउन के बाद में भी आ सकते हैं। ज़्यादातर एडजेक्टिव्स जो आपके पास पार्टिसिपल होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं, वो नाउन के बाद में भी आते हैं, नाउन के आगे तो आते ही हैं। जैसे मैं कहूँगा ना कि स्माइलिंग फेस, ठीक है, तो उसका मुस्कुराता चेहरा है आपका, है ना आप, तो स्माइलिंग कहाँ आ गया, फेस के आगे। अगर आपको कह दूं कि वो लोग जो तेरे पे हंस रहे हैं, जैसे बच्चों ऐसे तो सीखते हैं अपन, और कैसे सीखेंगे आप, द पीपल स्माइलिंग एट यू। अब मुझे बताओ स्माइलिंग क्या है, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है, लेकिन पहला वाला एडजेक्टिव नाउन के पहले आया है और दूसरा एडजेक्टिव नाउन के बाद में आया है, ठीक है, समझ गया आपका, ये दोनों एडजेक्टिव है। और मुझे अगर ये कहना हो कि जो लोग तेरे पे हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, वो फूल हैं, आर फूल्स, हो गए संडे साहब। तो ये स्माइलिंग क्या है, ये दोनों एडजेक्टिव बच्चों, ठीक है ना। ये भी आपने सीखना है, ये वर्ब के प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी ऐसे, जैसे आपको कहूँ आपका हिज एजेड पेरेंट्स, ठीक है, आप आर लिविंग विथ हिम, उसके बूढ़े बाप उसके साथ रह रहे हैं, तो ये एजेड क्या है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एज का थर्ड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म नहीं है, ठीक है ना। एज आपका वर्ब ही है, और वर्ब से ही आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म से एडजेक्टिव बनता है, ठीक है ना आप। और अगर मैं आपको ये कह दूं कि ही हैज़ एज नाउ, इसका मतलब अब बुढ़ा हो गया है, तो ये वर्ब है। इसमें एजिड कहाँ आया, पेरेंट से पहले, एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, दिस इज एन एडजेक्टिव। तो ये जो वर्ब के पार्टिसिपल्स हैं, और ऐसा नहीं है कि केवल पार्टिसिपल्स ही, दूसरे एडजेक्टिव भी नाउन के बाद में भी आते हैं। इसको मैं कभी एडजेक्टिव चैप्टर कराऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कि बहुत सारे नाउन्स हैं, ठीक है। और इसी तरह वर्ब की थर्ड फॉर्म किसी सब्जेक्ट के बाद में भी आ सकता है। जैसे इसमें बहुत सारे उदाहरण है, इसमें यही मैं उदाहरण इसी से ले रहा हूँ। द सोल्जर स्किल्ड, द सोल्जर स्किल्ड इन दिस क्लैश, है ना, वर मेनली फ्रॉम बिहार रेजिमेंट, बिहार बटालियन के थे वो। अब अगर आपको पूछूं किल्ड क्या है, तो किल्ड आपका एडजेक्टिव है, ये आपका एडजेक्टिव है। किसको क्वालिफाई कर रहा है, सोल्जर्स को। तो आई होप कि आप समझ पाए बच्चों, ठीक है ना आपका। एनीवे ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे आपको। विजिटेड इसमें वर्ब है, सोल्जर्स के बाद में इंजर्ड आया तो इंजर्ड आपका एडजेक्टिव है। द सोल्जर्स इंजर्ड ड्यूरिंग द गलवान क्लैश ऑफ जून 15। गलवान क्लैश, क्लैश का मतलब झगड़ा, ठीक है ना। तो वहाँ वो उन सोल्जर के पास में अपने मोदी जी गए और वहाँ पर उन्होंने सारे ट्रूप्स को संबोधित किया। कौन से ट्रूप्स को, फिर देखो दूसरा एग्जांपल आ गया, इन्वॉल्व आपका एडजेक्टिव है और ये क्वालिफाई कर रहा है ट्रूप्स को, ठीक है। वो उनको उन्होंने संबोधित किया, उनको एड्रेस किया, जो कि ट्रूप्स जो है जो आपका क्लैश हुआ था उसके स्टैंड ऑफ में इन्वॉल्व थे, स्टैंड ऑफ विद चाइना। समझिए आपका स्टैंड ऑफ 20 बार अपन कर चुके हैं। स्टैंड ऑफ का मतलब आपस का आर्ग्यूमेंट, झगड़ा, ठीक है ना। एंड वॉज ब्रीफ्ड डायरेक्टली, और उनको ब्रीफ भी किया गया। ये ब्रीफ वर्ड भी हमें आना चाहिए। ब्रीफ करता होता है किसी को डिटेल में समझाना, और सीनियर अफसर ने उनको मैप लगा के समझाया, अपने टीवी के अंदर देखा भी होगा। फिर दोबारा आया, देखो बाय सीनियर ऑफिसर्स इन्वॉल्व। अभी इन्वॉल्व आपका एडजेक्टिव है जो सीनियर ऑफिसर्स को क्वालिफाई कर रहा है। किस में इन्वॉल्व थे, इन्वॉल्व मतलब शरीक थे, शामिल थे। ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस, ठीक है ना, आपकी ऑपरेशनल जो संक्रिया होती है फौज की, ठीक है ना, उसकी प्रिपेयर्डनेस में, उसकी तैयारी में जो इन्वॉल्व थे। और हु आर ऑल्सो कंडक्टिंग मिलिट्री टॉक्स विद चाइनाज पीपल, PLA। और वो चाइना की जो मिलिट्री है PLA, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उनके साथ में मिलिट्री टॉक्स भी कर रहे थे, है ना। तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को ब्रीफ किया। ये ब्रीफ वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सक्यूज मी। एक आदमी को आपने मुंबई भेजा किसी काम से, और कुछ काम करने, 4-5 काम करने थे, तो पापा ने आपको पूछा कि हैव यू ब्रीफ्ड हिम,
तो ब्रीफ मतलब समझाना हो गया, टू मेक समबडी अंडरस्टैंड द सिचुएशन, कैसे है क्या है। तो पापा क्या कहेंगे आपको कि हैव यू ब्रीफ्ड हिम प्रॉपर्ली, ये आपको प्रयोग आ गया नहीं आया बच्चों आप? हाँ, क्या आपने उसको अच्छी तरह समझा दिया क्या करना है क्या नहीं करना है ना। और टेलीफोन नंबर दे दो, अपने भी दूसरों को भी कोई प्रॉब्लम हो तो फ़ोन करना, ये होगी ब्रीफ। ठीक है, एक वर्ड होता है डीप ब्रीफ, वो भी समझा दूँ, हालांकि फ़ौज से रिलेटेड है, मैं भी फ़ौज का हिस्सा रहा हूँ, इससे आपको बता सकता हूँ अच्छी तरह से। डीप ब्रीफ जब किसी को करते हैं तो जो काम करके आपस में आदमी लौटता है, ठीक है ना, तो उस काम के दौरान उस काम उसने कैसे किया और उसमें क्या दिक्कतें आई, क्या सहूलतें हुई, इसको वो डीप ब्रीफ में बताता है। तो डीप ब्रीफ क्यों किया जाता है कि अगर वो कोई दिक्कतें बताएगा तो दोबारा आप किसी को भेजोगे तो वो दिक्कतें उस आदमी को नहीं आएंगी, उनका आप पहले ध्यान रख लोगे। इसको कहते हैं डीप ब्रीफ। ये कब होगा? काम करने के बाद में तो उस व्यक्ति से पूछा जाएगा, ठीक है ना, आपका आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क, कोई भी काम फौज में जो कोई टुकड़ी जाती है एक्शन के लिए तो वापस आते हैं, उनको फिर डीप ब्रीफ किया जाता है। हाँ बताइए भैया आपको क्या दिक्कतें आई, क्या परेशानी आई। तो किसी ने कहा कि वहाँ पानी बहुत गंदा था तो एक दो लोगों को लूज मोशन हो गए। अब क्या होगा आपके लिए पॉइंट, क्या इस एरिया में दोबारा कभी भेजें तो उनको दवाई दे के भेजें दस्तों की, हालांकि होती है सबके पास में आफ्टर कंप्लीशन वर्क, ठीक है ना आपको। ठीक है, द डिटेल्स ऑफ प्रॉब्लम्स एटसेट्रा गिवन बाय द परफॉर्मर ऑफ द टास्क, इसको कहते हैं डीब्रीफ। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, मैं आपको समझा पाया है ना। दोनों बड़ा आने चाहिए बच्चों, इंग्लिश में बहुत गहराई है और बहुत ही गहराई से हमको हर एक चीज़ को पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, तो डीप ब्रीफ से फ़ायदा होता है ना, कि वो कहेंगे ये दिक्कत है, पैसे कम पड़ गए, तो आप आइंदा कभी किसी को भेजोगे तो थोड़ा ज़्यादा पैसे दे के भेजोगे कि वहाँ काम अटक जाता है। तो उन लोगों ने, सीनियर अफसर ने प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ किया कि कैसे कैसे हुआ है ना। ओके, और PLS को पता है कि ये चाइना की आर्मी का नाम है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, इन्हीं की चलती है ऐसे पाकिस्तान की तरह। इन इज अ स्पीच टू सोल्जर्स एट निमो। अब जो कैसे शुरू किया है, आप भी शुरू करें ऐसे। आप, मैं थोड़ा उदाहरण दे रहा हूँ आपको, ये बहुत शानदार उदाहरण है कि आप भी सेंटेंस शुरू करें। मैं प्रिपोजिशन इन से सेंटेंस शुरू करूँगा। और इन इज स्पीच टू सोल्जर्स का अर्थ क्या हुआ है कि सोल्जर को दी गई अपनी स्पीच में, अपन अगर ऐसे कहना हो इन हिज लेटर टू मी, तो ही रोट इन डिटेल अबाउट हिज लाइफ इन अमेरिका। तो कैसे सीखेंगे हम ऐसे सेंटेंस बनाना, मुझे बताओ आप। तो आप भी सेंटेंस को देखें बच्चों और ऐसे सेंटेंस की नकल करें। दैट्स राइट, ध्यान रखना आपका। ठीक है, इनका प्रयोग आप किसी चिट्ठी में, भाषण में या किसी उसमें इसी में करोगे। दैट्स राइट, इससे शुरू कर सकते हो आपका इन हिज टॉक्स, इन हिज टॉक विथ मी। तो उसने मेरे साथ अपनी बातचीत में ये खुलासा किया, आगे लिख दो, तो ना आपका ये मेड इट क्लियर। दैट्स राइट, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने अगर उसमें कोई ज़्यादा कोई शब्द नहीं हो तो फिर ये सीखो कि अपने सेंटेंस कैसे स्टार्ट होते हैं। तो नीमो में अपने सोल्जर्स को दी गई स्पीच में उन्होंने ही मतलब प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस डिफरेंट ऑडियंसेस मतलब श्रोता, उन्हें अलग अलग श्रोताओं को एड्रेस किया, संबोधित किया। ये एड्रेस बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप। ठीक है, एड्रेस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एड्रेस का एक मीनिंग होता है संबोधित करना, ये तो सिंपल है, ठीक ना। तो एड्रेस मीन्स टू संबोधित करना। तो आजकल मैं ये हिंदी का भी थोड़ा सा कर रहा हूँ तो थोड़ा दिखा सकता हूँ आपको, मुझे पता नहीं सही होगा या नहीं होगा। संबोधित करना ठीक है क्या? ये ठीक है मेरे ख्याल से, है ना? नहीं, बा आना चाहिए था। चलो, संबोधित होता है, संबोधित, ये ठीक है, संबोधित करना है ना, इसको एड्रेस करना। एक तो एड्रेस ये हो गया, एड्रेस आपका पता हो गया। एड्रेस मतलब किसी की चिट्ठी पे एड्रेस लिखना, पता लिखना, किसी को संबोधित करना।
ये मुसीबत है इसका। इफ आई से एड्रेस दिस एप्लीकेशन टू सो एंड सो, जो भी लिखना है आप, टू द चेयरमैन, तो ये चिट्ठी उसके नाम पे लिखो, दैट्स राइट, ठीक है ना। ये सब आपको बढ़ाना चाहिए एड्रेस। और एड्रेस द प्रॉब्लम का अर्थ होता है किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करना, टू एड्रेस समबडीज प्रॉब्लम्स। तब इसका मीनिंग आपका रिड्रेस हो जाता है, टू रिड्रेस। और रिड्रेस की मीनिंग सेम है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना। एनीवे तो वो कह रहे हैं उन्होंने डिफरेंट ऑडियंसेस को भी संबोधित किया। एज वेल लिखा हुआ ना, तो सोल्जर्स को तो किया, अब दूसरे कौन से थे ऊपर लिखा हुआ है, संबोधित कर रहे हैं उनको, ऑफिसर्स को और सोल्जर्स को, लेकिन साथ में चाइना को भी कर रहे हैं, भारत के लोगों को भी कर रहे हैं, अपने देश के जनता को भी कर रहे हैं, ठीक है। विद द बिगेस्ट मैसेज फॉर द चाइनीज, लेकिन उसमें सबसे मैसेज किसको था, चाइनीज लीडरशिप को। और चाइनीज लीडरशिप कौन है, शी जिनपिंग। वेरी सैड दैट एज ऑफ एक्सपेंशन, और उसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो विस्तारवादिता का युग है, इसमें एज का मतलब उम्र नहीं है, युग है, वो खत्म हो चुका है। और मैं कई बार अपनी क्लास में आप लोगों को कहता था, शायद जो मेरे ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट्स हैं उनको याद भी होगा कि सर कहा करते थे कि एक्सपेंशनिज्म इज द नेशनल पॉलिसी ऑफ चाइना। एक्सपेंशनिज्म का तो विस्तारवादिता, एक्सपेंशनिज्म इज द नेशनल पॉलिसी ऑफ चाइना। मैं तो क्या कहा करता वर्षों पहले, कितनी बार कहता था क्लास में आकर। चाइना के दिमाग में ये है कि हमारी पॉपुलेशन बहुत है और जगह नहीं रहेगी तो कहाँ जाएंगे, तो आजू बाजू के देशों की ज़मीन को हड़पो। इसी चक्कर में वो अभी वो नेपाल को भी कर लेगा, बता रहा हूँ आपको। अक्सर चीन, ये वो दुनिया भर का, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख का एरिया अपने लोगों के लिए बस करता रहेगा वो। अब बताओ ये कैसी, कितनी गलत बात है। आप एक्सपेंशनिज्म तब था जब दुनिया में राजा महाराजाओं का टाइम था। इसको हराया, उसको अपने उस देश को हराया, उस जागीर को हराया, उसको अपने में शामिल किया। ये हो गया। आप ये तो ज़माना तब का था, अब तो ज़माना चला गया। मोदी जी तो कह रहे हैं अरे भाई ये तुम क्या कर रहे हो यार, ये जो एक्सपेंशनिज्म विस्तारवाद का युग है ये समाप्त हो चुका है, ठीक है। और देखो फिर शुरू किया है, ये देखो कैसे शुरू किया है, कॉलिंग द एरा ऑफ रिवोल्यूशन, कॉलिंग दिस द एरा ऑफ इवोल्यूशन। ये तो इवोल्यूशन की एरा है, एरा इवोल्यूशन मतलब उसमें आपको डेवलपमेंट की एरा है। आगे लिखा ना हिंदी में विकासवाद। आपने भी सेंटेंस शुरू करना यहीं से अब, ठीक है ना। कॉलिंग से आप भी शुरू करो। आप कॉलिंग इट एज इंडियाज बिगेस्ट अकम्पलिशमेंट, यहाँ से शुरू करो। आप भी बनाओ। और इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग ये हो जाएगा बच्चों कि इस बात, जो भी बात हुई हो उसको समझो। कल भारत की जो बनाई है, मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि 15 अगस्त तक, नहीं प्राइम मिनिस्टर नहीं कह रहे हैं, ICMR कह रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि किसी वैक्सीन की टेस्टिंग में 8 से 9 महीने लगते हैं। अब वो कह रहे हैं 15 अगस्त तक आ जाएगी। तो क्या सच है क्या नहीं है पता नहीं है, आएगी जब पता लगेगा। लेकिन समझो कि ये अगर सफल हो गया, ठीक है, तो जो बोल रहा है, जो इस सेंटेंस में आपका जो बोल रहा है आदमी, व्यक्ति, तो इससे आप शुरुआत कर सकते हो। आप तो इसका मतलब कि इस बात को भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए, आर्गेटिव पॉइंट, ठीक है आपका, ICMR said that this vaccine will end the pandemic। अब सच है, भगवान कह रहे सच हो जाए। तो आप कैसे शुरू करोगे कॉलिंग इट, ठीक है ना। आप इफ आई से कॉलिंग इट, ठीक है ना आपका, कॉलिंग इट फुलिशनेस। अब किसी व्यक्ति ने कुछ किया होगा, उसको किसी को इसको ये मूर्खतापूर्ण कार्य बताते हुए, ठीक है ना आपका, his father admonished him, पापा ने उसके डांट लगाई। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ, इस पैसेज से आप ये सीखो कि आपने सेंटेंस कैसे शुरू करने। दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू, बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो प्राइम ने अपने भाषण में क्या कहा, इसको कहा ये एरा ऑफ एवोल्यूशन है, विकासवाद है। मिस्टर मोदी सेड, हो गया ना आपका। फिर सब्जेक्ट के बाद में फिर आपका
ये सब्जेक्ट है, इन्होंने ये इन्होंने कॉल किया, इसको बोला और फिर आगे से नहीं लिख दो। दैट द एरा ऑफ कॉलोनियल एक्सपेंशन, ये जो विस्तारवाद है, कॉलोनियल अंग्रेजों के टाइम होते हैं, इंपीरियलिज्म के टाइम में, अब समाप्त है, इज ओवर। ठीक है ना। ही सेड दैट इन द पास्ट, उन्होंने कहा कि पास्ट में एक्सपेंशनिस्ट फोर्सेज हैव डन ग्रेट हार्म टू द ह्यूमैनिटी, इन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया मानवता को। एक्सपेंशनिस्ट फोर्सेज मीन्स ये जो विस्तारवादी ताकतें हैं, छोटे कोलेक्शन को इकट्ठा करो, ये कभी मुंह पे आते नहीं है, एक बार लिखे में एक बार वो कहीं पढ़ लोगे फिर आपके दिमाग बैठ जाएगा कि मुझे कोई विस्तार इस्तेमाल करना हो, विस्तारवादी ताकतें, ठीक है आप, और कहीं इसको संदेश बनाना हो कि हम सबको मिलकर विस्तारवादी ताकतों को हराना है, तो कैसे लिखोगे, क्या ना आपका, कि वी शुड यूनाइट, ठीक है, टू डिफीट। ये देखो सेंटेंस कैसे बनते हैं, इंग्लिश कैसे सीखी जाती है, कि एक्सपेंशनिस्ट फोर्सेस, तो उसका अर्थ क्या हुआ कि विस्तारवादी ताकतों को हराने के लिए हम सबको ये यूनिट नहीं, सॉरी, हम सबको यूनाइट होना है, सबको एकजुट होना है। समझ में आ गया नहीं? तो इस थोड़ा सा टाइम खर्च करना पड़ेगा आपका, ये बता रहा हूँ आप, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर ने कहा अपने भाषण में कि जो विस्तारवादी ताकतें थी इन्होंने ह्यूमैनिटी को बहुत नुकसान पहुंचाया है, लेकिन ये इरेज हो गई हैं, समाप्त हो गई हैं, और ये ढीली पड़ गई हैं। ये शायद चाइना की तरफ इशारा था, क्योंकि एक्सपेंशनिज्म कहीं और है नहीं, सबकी सीमाएं निश्चित हैं, तो आप कैसे करोगे आपका। चाइना कर रहा है लेकिन ये थोड़ा ढीला पड़ा हुआ है और बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। वर्ल्ड कम्युनिटी उसके अगेंस्ट में हो रखी है। द मैसेज टू बीजिंग वॉज दिस। अब ये देखो सेमीकोलन लगा के किस तरह लिखा जाता है। आपने अगर कुछ कहना हो तो उसके आगे सेमीकोलन लगा दो, ये सॉरी कॉलोन लगा दो, सेमीकोलन नहीं कॉलोन है, ठीक है। इट मस्ट नॉट एंगेज इन टेरिटोरियल, ठीक है ना, आपका एग्रेशन। टेरिटोरियल का तो जमीनी, ठीक है ना, अग्रेशन को आक्रमण, ठीक है ना आपका। तो इनको टेरिटोरियल अग्रेशन नहीं करना चाहिए, इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। अब तुम चढ़े जा रहे हो ऊपर आपका भारत की सीमा के अंदर, अक्रॉस इट्स बाउंड्रीज विद कंट्रीज फ्रॉम सेंट्रल एशिया। तो ये सब के नाम दिए, उन्होंने कहा है यहाँ पर आपको टेरिटोरियल अग्रेशन नहीं करना है। टेरिटोरियल अग्रेशन कब होगा, जब आप दूसरों के देशों की सीमाओं में घुस जाओगे, दैट इज अग्रेशन। अग्रेशन मतलब अटैक भी होता है, लेकिन इस संदर्भ में इसका अग्रेशन का अर्थ है, टेरिटोरियल का अर्थ होता है जमीन से संबंधित, कि लोगों की जमीन में घुस जाओ। ये ऐसे ही करता है चाइना, जहाँ मर्जी आया, तिब्बत को, अक्सर चीन को, तैपे को, चाइनीज तैपे है ना, हालांकि उन्होंने तो बड़ा कड़ा रुख अपना रखा है कि नहीं नहीं इसमें चाइना को लड़ना नहीं है, ठीक है। साउथ चाइना सी में नाम हो गया तो क्या हो गया, साउथ उसका थोड़ी हो गया ही, वो सबका आपका सब उसमें आपके कर सकते हैं, सारे समुद्र ऐसे होते हैं। तो ये एक्सपेंशनिस्ट है, सबको पता है ये, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर ने इसको ये मैसेज दिया है कि इसको टेरिटोरियल एग्रेशन नहीं करना है, जिन जिन देशों के साथ में उसकी बाउंड्री है। मुझे याद नहीं आ रहा, 13-14 देशों के साथ में इसकी बाउंड्री लगती है, और सब इससे नाराज हैं, क्योंकि ये कुछ ना कुछ परेशानी सबके लिए करता है। और ये है एरिया सेंट्रल एशिया और साउथ चाइना सी, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया के साथ में पंगा करता रहता है। एंड इट मस्ट ऑल्सो रिकॉल इट्स ओन एंगर अगेंस्ट इंपीरियलिज्म, ये भी उन्होंने याद दिलाई है। इंपीरियलिज्म का अर्थ होता है जो अंग्रेजों ने अमनिया शासन के उपनिवेशवाद, ठीक है ना, कॉलोनियलिज्म, ठीक है ना, साम्राज्यवाद, है ना, तो उसके खिलाफ चाइना ने भी अपना एंगर यानी अपना गुस्सा जाहिर किया था। वो भूल गए तुम, कि हिस्ट्री में कहीं लिखा होगा दैट सो मेनी इन दी पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना's लीडरशिप हैव डिक्राइड, और उन्होंने उसकी निंदा की। डिक्राई करते निंदा करना, डिक्राई वर्ड है आपका, वर्ब है, और इसका मीनिंग होता है, मैं जब मीनिंग में किसी के टू लगाता हूँ तो उसको फिर ब्रैकेट में भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप ध्यान आप, ठीक है। डिक्राई का अर्थ होता है टू क्रिटिसाइज सीवियरली, भर्त्सना करना, निंदा करना। और उसकी पीआरसी की लीडरशिप ने भी उसकी निंदा की थी। आपने उसकी निंदा की थी और आप खुद ही वही कर रहे हो आप, उनका कहने वाला ये था। अब समझ आ गया आपको, ठीक है ना। डिक्राई करना, निंदा करना। हाँ, इस वर्ड का कन्फ्यूजन होता है डिस्क्राई, ये मेरे एकदम ध्यान आया, ये भी वो भी है। और इसका अर्थ होता है टू बी एबल टू सी अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर किसी चीज को देख पाना। दो लड़के अपने समुद्र किनारे खड़े थे और होराइजन पे, समुद्र होराइजन बहुत दूर था,
वहाँ एक छोटा सा शिप उसको नजर आया, शायद धुआं भी नजर आया 1 सेकंड के लिए। तो उसने अपने दोस्त को पूछा, कैन यू डिस्क्राइब अ शिप ऑन द हॉराइजन? तो क्षितिज पे एक जहाज नजर आ रहा है क्या? तो ध्यान रखना दोनों शब्दों का, ये दोनों आपस में कंफ्यूज होते हैं। तो डिक्राई करता निंदा करना, डी का मतलब नीचे, चिल्ला के किसी को नीचे कर देना, चुप ऐसे, डी मीन्स नीचे। और डिस्क्राई के अंदर डी का अलग से प्रयोग नहीं है। डिस्क्राई करता था दूर की चीज को देख पाना। कैन यू डिस्क्राइब ए शिप ऑन द हॉराइजन? तेरे को क्षितिज पे एक जहाज नजर आ रहा है क्या? और क्षितिज पास में तो होगा नहीं ना, बीच में समुद्र है तो बहुत दूर होगा वो। तो ये भी ध्यान रखना। डिस्पाइट द फैक्ट दैट, अब ये मैंने हाईलाइट इसलिए किया है कि आप भी इसे शुरू करें, ठीक है। और जब शुरू करते हैं तो उसमें आप कंट्रास्ट देखते हैं, कंट्रास्ट पैदा करते हैं। अगर मुझे कहना हो डिस्पाइट द फैक्ट, और उसके बाद में आपको क्रॉस लिखना पड़ेगा दैट का, डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही वॉज अनवेल। ऐसे आपको सीखने ही बनाने, इस फैक्ट, इस तथ्य के बावजूद कि वो अनवेल था, ठीक नहीं था, तबीयत ठीक नहीं थी, ही प्लेड वेल, ही प्लेड वेरी वेल। आप, तो मैं आपको ये कहूँगा, वो जो सीरियस लर्नर्स हैं जिनको अच्छी इंग्लिश सीखनी है, तो ये सब उसके उपाय हैं, ध्यान रखना आप, ठीक है। तो आप डिस्पाइट से आप भी सुनने शुरू कर सकते हो। डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही वॉज बिजी, ही केम एंड हेल्प मी। ऐसे बहुत सारे सुनने आप बना सकते हो। दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, थोड़ा बैठना पड़ेगा। अपन क्या करते हैं, ऐसे देख लेते हैं बस जयराम जी का हो गया, नहीं, इस पर काम करना पड़ता है अगर आपने अच्छी तरह सीखना है तो। डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही डिड नॉट वंस नेम चाइना, हालांकि पीएम साहब ने चाइना का एक बार ही नाम नहीं लिया, हमने जरूरत क्या थी, क्लियर था। द मैसेज अपीयर टू हैव हिट होम, लेकिन मैसेज घर पहुंच गया, इसका मतलब क्या हुआ, उनके समझ में आ गया, ठीक है। चाइना का नाम लिया नहीं, लेकिन चाइनीज एम्बेसी से रिएक्शन आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि चाइना वालों को समझ में आ गया कि ये मैसेज हमारे लिए था। हिट होम का अर्थ होता है किसी को समझाना, टू मेक समबडी टू हिट होम। इसका अर्थ होता है टू मेक समबडी रियलाइज। ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है, टू मेक समबडी रियलाइज। अपने आप कैसे आ रहा है, ठीक है। समथिंग समझ लो कि एक फैमिली के हेड ने, बहुत सारे बच्चे थे, बड़ी संयुक्त फैमिली थी, वो जॉइंट फैमिली थी, बहुत सारे मेंबर्स थे, उसमें कई बच्चे पढ़ने वाले भी थे, लड़के लड़कियां। तो दादू साहब ने सबकी क्लास लगाई, एक दिन खूब समझाया, ठीक है, कि जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको अपने पढ़ना पड़ेगा, अच्छी नौकरियां हासिल करनी पड़ेंगी, अच्छा जीवन तब बनेगा, फिर अपने बच्चों का आप जीवन बना पाओगे। तो दादी ने अपने हस्बैंड यानी दादू साहब को, दादी ने कहा, यू हैव हिट होम द मैसेज। क्या मीनिंग हुआ कि आपने ये मैसेज उनको समझा दिया है, हिट होम हो गया है, उनकी खोपड़ी में बैठ गया है। ऐसा मुझे लगा कि आपस में बातें कर रहे थे। दादू साहब ने सीरियसली बोला है, यार भैया वो ठीक बोला है, ठीक है। तो कैसे कहोगे आप, यू हैव हिट होम द मैसेज। जो आपने उनको मैसेज देना था, उनको आपने अच्छी तरह से समझा दिया है, उन्होंने ये रियलाइज कर लिया है। बड़ा सुंदर फ्रेज है। विद द चाइनीज एम्बेसी इन दिल्ली इशूइंग ए डिनाइल। डिनाइल का मतलब उसने नकारा, ठीक है। अब क्यों नकारा, तेरे को तो बोला नहीं हमने। डिनाइल का नकारना, है ना, रिबटल, ठीक है ना, आपका रेफ्यूटेशन। डिनाई का तो नकारना होता है, मना करना नहीं होता, ध्यान रखो बच्चों। ये डिनाई से बना हुआ, डिनाई करता होता है नकारना, टू रिफ्यूट, रिफ्यूज नहीं। यहाँ ध्यान रखना, इसमें भी गड़बड़ करते हैं बच्चे। एन ऑफर इज रिफ्यूज्ड, ध्यान रखना, ठीक है। एंड अ स्टेटमेंट इज डिनाइड, ठीक है, ध्यान रखना। स्टेटमेंट को डिनाई किया जाता है, ऑफर को रिफ्यूज किया जाता है, और उसका नाउन हो गया डिनाइल, ठीक है। इफ आई से इज डिनाइल ऑफ दिस स्टेटमेंट, यानी उसका इस स्टेटमेंट को नकारना, डज नॉट मीन दैट ही इज नॉट गिल्टी। हो गया प्रयोग। अब अगर उसको नकारता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो गिल्टी नहीं है, वो गिल्टी है, दैट्स राइट। अगर मुझे कहना हो कि इन्फिल्ट्रेशन को लेके पाकिस्तान हमेशा डिनाई करता है, ठीक है ना,
इसका मीनिंग क्या हुआ? पाकिस्तान ये कभी भी स्वीकार नहीं करता है कि हमारे जो हम लोग जो हैं वो इन्फिल्ट्रेशन करवाते हैं पाकिस्तानी टेररिस्ट का भारत में। तो मैं क्या कहूँगा, पाकिस्तान इज ऑलवेज इन डिनाइल, सबको प्रयोग करना सीखो, अबाउट इन्फिल्ट्रेशन ऑफ पाकिस्तानी टेररिस्ट इनटू इंडिया। हो गया प्रयोग, हो गया प्रयोग। डिनाइल, इज ऑलवेज इन डिनाइल, कभी मानते ही नहीं मैंने गलती की है, इज ऑलवेज इन डिनाइल। आप शॉर्ट सेंटेंस बना किसी के लिए कह सकते हो, इज ऑलवेज इन डिनाइल। सबको पता है इसने गलती की है, लेकिन वो हमेशा उसको नकारता है, मैंने कोई नहीं किया। ठीक है, तो उन्होंने क्या है, इशू का डिनाइल उन्होंने इशू किया। क्या किया कि हमने ऐसा किया ही नहीं, तो तुमको तो बोला ही नहीं, हमने तुम्हारा नाम ही नहीं लिया। इससे साबित हो गया कि मैसेज चाइनीज लीडरशिप के अंदर ने रियलाइज कर लिया ही कि हमारे लिए था, दैट इट हैड मेड एनी एक्सपेंशनिस्ट मूव्स। तो हमने तो ऐसे विस्तारवादी कोई आपके एक्शन किए नहीं, मूव का मतलब एक्शन कोई नहीं किया हमने। सारी दुनिया को पता है कि आपने किया, गलवान घाटी में इतने अंदर क्यों घुस गए आप, टेंट क्यों लगा दिया आपने। ठीक है, तो ऐसे ही होता है। द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो एड्रेस्ड अदर कंट्रीज, और इसमें ऐसा नहीं कि अदर कंट्रीज को उन्होंने किया, इसी भाषण में एक्चुअली एक संबोधन दूसरे देशों को भी था। ठीक है, और किन के लिए, दैट आर व्यूइंग, दैट कौन है, द कंट्री अदर कंट्रीज है ना, दैट आर व्यूइंग, व्यू का मतलब देखना, द ग्रोइंग सीरियसनेस ऑफ द 2 month long स्टैंड ऑफ विद कंसर्न, जो कि इस 2 महीने से चले आ रहे जो झगड़ा है उसको बढ़ते हुए सीरियसनेस के साथ में और चिंता के साथ में देख रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, कंट्रीज हैं, कोई नहीं चाहेगा कि भारत और चाइना के बीच में वॉर छिड़े। ठीक है ना आपका, उसमें सारे संसार का भी नुकसान होता है कई तरह से, एनवायरमेंटल पोल्यूशन होगा। ठीक है, बिजनेस स्लो हो जाएगा या ठप हो जाएगा। तो बहुत सारे देशों के साथ में चाइना का बिजनेस है, इंडिया का बिजनेस है, तो अगर लड़ रहे होंगे तो बिजनेस कैसे चलेगा, मुझे बताओ आप। बिजनेस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो भी समय होता है जब चारों तरफ शांति हो, तब आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। और आजकल के ज़माने में युद्ध किसी को नहीं चाहिए, वैसे ही हालत ख़राब हो रखी है पेंडेमिक के कारण, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पूरा जोर होना चाहिए। तो ये फिर क्यों पंगा लेता है ये चाइना? इसके कारण कई हैं, कभी मौका मिलेगा बात करेंगे आपके साथ में, लेकिन आपको समझ आ गया ना। तो दूसरे लोगों को भी उन्होंने एड्रेस किया, दूसरी कंट्रीज़ को, किन लोगों को कि जो ये 2 महीने से चले आ रहा जो झगड़ा है इसको, ठीक है ना आपका, और ये बढ़ती हुई सीरियसनेस के साथ में उसको देख रहे हैं, चिंता के साथ में कि ऐसा नहीं होना चाहिए यार, जैसे तैसे करके ख़त्म हो जाना चाहिए। एज ही स्पोक अबाउट इंडियाज़ ट्रेडिशन ऑफ, और उन्होंने जैसे उन्होंने बात की कि भारत का जो ट्रेडिशन है वो है पीस और ब्रेवरी का, शांति और बहादुरी। दोनों शब्दों का कॉम्बिनेशन बड़ा शांत है, अच्छा है। हमको शांति चाहिए, लेकिन शांति को कभी तुम कमजोरी मत मानना। तो हमारा ट्रेडिशन है पीस विद ब्रेवरी, ये बहुत सुंदर है, ध्यान रखना आपका। जो पीएम ने इसमें शब्दों का इस्तेमाल किया है, पीस विद ब्रेवरी, और आप भी इसको समझ गए होंगे। हमको शांति चाहिए, लेकिन वीरता भी साथ में है। ऐसे नहीं हमारी शांति को आप कमज़ोर समझ लें और हम सोचें कि कुछ नहीं करेंगे। इंडिकेटिंग, ये बताते हुए, इंडिकेट मतलब ये बताते हुए दैट डिप्लोमेटिक ऑप्शन वुड बी एग्जॉस्टेड बिफोर एनी एक्शन, दैट्स राइट। और आप कोई एक्शन लेना भी चाहते हैं तो उससे पहले आप डिप्लोमेटिक जो ऑप्शंस हैं, जो कूटनीतिक आपके पास में ऑप्शन का मतलब जो आपके पास कर सकते हो वो है, उनको एग्जॉस्ट कर लो। समझो खूब बातें करो, सब नहीं हो तब कुछ भी कर लो, तो उस पर तो बात चली रही है, उधर आप इधर एग्रेशन दिखा रहे हो, तो वो गलत है। एग्जॉस्ट करने का तो समाप्त करना, और इसका तो उसका पूरा प्रयोग करना, याद रखना। एग्जॉस्टेड बड़ा शानदार है, क्या ना आप। एक लड़के के किसी के साथ झगड़ा हो गया तो अपने दोस्त को उसने कहा मैं इसके खिलाफ मुकदमा कर रहा हूँ। तो उसने कहा यार मुकदमा तो एक लास्ट ऑप्शन होता है, ऑप्शन समझ के बच्चों, एक आपके पास में लास्ट उपाय है। तो उसने उसको पूछा हैव यू एग्जॉस्टेड ऑल अदर मीन्स, क्या मीनिंग हुआ? हैव यू एग्जॉस्टेड ऑल अदर मीन्स, तो इसका अर्थ हो गया जो आपके दूसरे उपाय आपके पास में है, पर्याय आपके पास में है, वो आपने उनका सबका प्रयोग कर लिया गया। अरे सबका प्रयोग करने के बाद में काम नहीं बनता है, तब आप कोर्ट में जाओ। सीधे कोर्ट में क्यों जा रहे हो? अब समझ आ गया। तो पीएम साहब ने अपने भाषण में इनको कहा कि भैया आपने जो डिप्लोमेटिक एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हो ना, कूटनीतिक बातचीत, तो कर लो, वो आपने एग्जॉस्ट थोड़ी की है।
वो पहले कर लो, उसके बाद में जो करना हो बाद में करो। टू हिज डोमेस्टिक ऑडियंस, और ये भारतवासियों के लिए उनका मैसेज था। द एड्रेस सिग्निफाइड मतलब मैं तो बताना, ठीक है ना, द गवर्नमेंट डिटर्मिनेशन टू फेस द चैलेंज एट द LAC, ये बताना कि भारत का दृढ़ निश्चय है LAC भी होने वाले चैलेंज को, ठीक है ना, आपका उसका फेस करना। एंड टू फोकस ऑन, और हमको इस पे फोकस करना है कि जो हमारी नेशनल प्रायोरिटीज़ हैं, जो हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकताएं हैं, वो क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। तो बड़ा सुंदर सा एक छोटा सा एक पैसेज था ये बच्चों, ये ख़त्म नहीं हुआ है, बात कर रहा हूँ। और फिर क्या हुआ, फाइनली ही एड्रेस द सोल्जर्स देमसेल्व्स, और ये 3 हो गए ना बच्चों, एक चाइना, एक देश, और दूसरे आपके ये नागरिक। फाइनली ही एड्रेस द सोल्जर्स देमसेल्व्स, उन्होंने सोल्जर्स को भी एड्रेस किया, संबोधित। एज ही स्पोक ऑफ द वेलर का तो वीरता, बड़ा सुंदर बड़े वेलर है ना, आप वेलर का अर्थ होता है ब्रेवरी, है ना, गैलेंट्री, है ना, इसका एडजेक्टिव बनता है वेलरस। इसमें रेलन लगेगी, क्यों अमेरिकन OU नहीं लगाते हैं, इसको यू हटा दूँ रेलन हट जाएगी। कंप्यूटर में इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि अगर कोई शब्द गलत हो तो उसमें रेलन लग जाए, ठीक है, ये वर्ड ठीक है। हाँ, इसको मैं डिक्शनरी में डाल देता हूँ तो फिर रेलन नहीं लगेगी। ये ब्रिटिश स्पेलिंग है, अमेरिकन स्पेलिंग ये है, लेकिन हमने अमेरिकन नहीं लिखनी है बच्चों, सॉरी एक सेकंड, ये अमेरिकन है, और ये इस पे लगा है, ये रेड लाइन क्यों लगी पता है आपका, क्योंकि ये कैपिटल था, ये है, इसमें फ़र्क पड़ता है। इसको भी डाल दूंगा तो अब रेड लाइन नहीं लगेगी, ये डाल दिया मैंने। अमेरिकन स्पेलिंग ये है, वेलरस, ठीक है। और दूसरा एडजेक्टिव बनता है वेलिएंट, ये भी आना चाहिए आप। ऐसे ही शब्दों के लिहाज से बता रहा हूँ, इफ ऐसे आर वेलिएंट सोल्जर्स, हमारे बहादुर सैनिक फॉट, सॉरी अब देखो सोल्जर मेरे से गलती से टाइप हो गया तो रेल लगी, आर वेलिएंट सोल्जर्स फॉट वेलिएंटली, तो हमारे बहादुर सैनिक बहुत बहादुरी से लड़े। ऐसे लिखा नहीं जाता है, बात कर रहा हूँ आपको, मैं शब्दों के प्रयोग करने के लिहाज से बताया। तो वेलर का तो बहादुरी है ना, आगे ना बच्चों। ऑफ द मैन हु हैव बीन इंगेज्ड इन द क्लैशेस, और जो उन लोगों जो इस क्लैश पे, इस झगड़े पे LAC में इन्वॉल्व थे, इंगेज थे, जो शामिल थे, इंक्लूडिंग द गलवान कन्फ्रंटेशन का मतलब झगड़ा हो गया, ठीक है ना आप। कन्फ्रंटेशन मीन्स फाइट, आमना सामना, फाइट, ठीक है ना। और एक ने कहते हैं कुछ कहा नहीं यार, क्या नहीं यार, आई वॉन्टेड टू अवॉइड द कन्फ्रंटेशन, मेरे को झगड़ा अवॉइड करना था। तो कैसे बोलोगे आई वॉन्टेड टू, और मैं भी तू कुछ बोलता तो झगड़ा हो जाता। आई वॉन्टेड टू अवॉइड एनी कन्फ्रंटेशन, मुझे कन्फ्रंटेशन नहीं करना था। ओके, इन विच 20 सोल्जर्स वर किल्ड, पुरानी कहानी है 15 जून की, ठीक है। अब लास्ट पैराग्राफ में चलते हैं। इन ऑल द 3 एस्पेक्ट्स, एक्सपेक्ट पहलू ऑफ द एड्रेस के तीनों पहलुओं में द स्पीच मस्ट बी वेलकम। तो आर्टिकल जो राइटर वो कह रहा है कि स्पीच की हमको स्वागत करना चाहिए। एंड इट्स अनस्पोकन मैसेज, इसमें अनस्पोकन मैसेज भी था, ठीक है ना। आप शुड ऑल्सो बी स्टडीड क्लोजली, उसको भी हमको क्लोजली स्टडी करना है, बड़े बारीकी से उसका अध्ययन करना है। अनस्पोकन मैसेज क्या था वो आप आगे शायद मिलेगा अपने को। वाइल द प्राइम मिनिस्टर डिसीजन टू विजिट ट्रूप्स नियर द LAC वॉज वेल टाइम, कोई भी चीज़ अगर वेल टाइम रहे तो वो सही समय पे की गई है। इट वॉज वेल टाइम एंड इट वॉज एप्ट ना। एप्ट का अर्थ होता है टू द पॉइंट, एप्ट का अर्थ होता है टू द पॉइंट, रेलेवेंट, ठीक है ना, पर्टिनेंट। If I say you gave him an apt reply, you gave him an apt reply, तो आपने उसको बहुत ही बढ़िया जवाब दिया, ठीक है ना, appropriate। लेकिन इसका प्रयोग ध्यान रखना संदर्भ। It also raised the temperature of the Indo-China engagement, लेकिन उनके वहाँ जाने से ही थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ गया, और उसका तुरंत आया भी था कि भारत को भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे आपका ये इसमें टेम्परेचर मतलब गर्मी ज़्यादा बढ़े। एंड इंडिकेट्स दैट मिलिट्री टॉक्स फॉर डिसएंगेजमेंट, द डिस्पर्सल ऑफ द मैसिव मोबिलाइजेशन ट्रूप्स ऑन बोथ साइड्स हैव नॉट मेट, ये छुपा हुआ मैसेज है। इसका मतलब ये भी हो गया कि हमारी जो बातचीत चल रही थी उसमें डिसएंगेजमेंट का तक हम नहीं पहुँचे, तभी तो बार बार आपके ये मीटिंग हो रही है।
डिसएंगेजमेंट का अर्थ होता है कि भाई ट्रूप्स आपस में तनातनी में है तो डिसएंगेज हो जाएंगे, तो अपनी अपनी जगह पे पीछे हट जाएंगे। और इसके एंड द डिस्पर्सल ऑफ द मैसिव मोबिलाइजेशन ऑफ ट्रूप्स, ये तो आपको ऐसे कैसे याद करना पड़ेगा। डिस्पर्सल का अर्थ क्या होता है? इधर उधर तितर बितर हो जाना। मोबिलाइजेशन ऑफ ट्रूप्स का अर्थ होता है बोथ साइड्स पे कि ट्रूप्स का बॉर्डर पे लगना, दिस इज कॉल्ड मोबिलाइजेशन ऑफ ट्रूप्स। इसका डिस्पर्सल होना चाहिए। अगर यहाँ पर मैसिव का मतलब बहुत बड़ा, क्योंकि जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे युद्ध का खतरा बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर ये ट्रूप्स का जो जमावड़ा है, ये जमा हुए हैं, ये अगर धीरे धीरे कम हो जाएगा तो युद्ध की संभावना कम हो जाती है। तो वो कहने वाला आपका ये है कि छुपा हुआ मैसेज इसमें ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि जो बातचीत चल रही थी, और जो ये बहुत इंपॉर्टेंट दिमाग से लगा हुआ ये है आर्टिकल, तो इसका मतलब उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमारी जो बातचीत चल रही थी ना, उसका कोई असर नहीं पड़ा। अगर असर पड़ता तो शायद प्राइम मिनिस्टर वहाँ नहीं जाते। कहने का मतलब ये है, ठीक है। और बोथ साइड हैव नॉट मेड मच प्रोग्रेस, इसमें कोई प्रोग्रेस हुई नहीं। अगर प्रोग्रेस हो जाती है, अभी लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की मीटिंगें चल रही हैं, अब उसमें प्रोग्रेस होती शायद तो प्राइम मिनिस्टर नहीं जाते। प्राइम मिनिस्टर को चिंता हुई इसलिए प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए हैं। कहने का मतलब राइटर का ये है, आपने ऐसे पढ़ के समझना है कि इसमें क्या कहा जा रहा है। अधिकतम पॉइंट तो राइटर कह रहा है कि इसमें एक अनस्पोकन मैसेज है, एक मैसेज है जो कहा नहीं गया है, लेकिन वो आपने समझना है। और मैं आपको बताता हूँ क्या मैसेज है। इसको भी हमको क्लोजली स्टडी करना है, बारीकी से उसका अध्ययन करना है। लिखा ना, स्टडी क्लोजली। शब्दों के प्रयोग देखो कितने सुंदर होते हैं, ठीक है आप। तो वो कह रहा है कि हालांकि प्राइम मिनिस्टर की जो विजिट थी वो सही समय पे थी और बहुत ही उपयुक्त थी, एप्ट मींस उपयुक्त थी, लेकिन इसने इंडो चाइना एंगेजमेंट के टेम्परेचर को बढ़ा दिया, ठीक है। और ये इस बात को भी इंडिकेट करता है कि जो मिलिट्री टॉक्स चल रही थी डिसएंगेजमेंट की एंड डिस्पर्सल ऑफ द मैसिव मोबिलाइजेशन ऑफ ट्रूप्स की, ये समझ गया ना। डिस्पर्सल का मतलब क्या हुआ? तितर बितर हो जाना। आप डिस्पर्स कर तितर बितर हो जाना, ठीक है आप। पुलिस केम एंड द क्राउड डिस्पर्स्ड, ठीक है ना आपका, जस्ट राइट। तो ये सब प्रयोग आपको आने चाहिए। डिस्पर्स का तो तितर बितर हो जाना, जो लोग इकट्ठे हैं तो बहुत भीड़ लगी हुई थी, तो आपने कहा था पुलिस आई और सब इधर उधर हो गए, तो पुलिस केम एंड द क्राउड डिस्पर्स्ड, तो उसका नाउन हो गया डिस्पर्सल। समझा ना आप? तो ये डिस्पर्सल कहाँ माना जाएगा? तो ये जो जमावड़ा है, मैसिव का तो बहुत बड़ा जमावड़ा, ठीक है। मोबिलाइजेशन का था ट्रूप्स को लेके आगे आना जाना, ठीक है, गाड़ियाँ वाड़ियाँ ये वो टैंक तोपें, ठीक है। तो ये इनका डिस्पर्सल जो हो जाएगा तो उससे क्या होगा? टेम्परेचर कम हो जाएगा और युद्ध की संभावना कम हो जाएगी। लेकिन उसकी कुछ प्रोग्रेस हुई नहीं। अगर हो जाती तो प्राइम मिनिस्टर वहाँ नहीं जाते, ये कहने का मतलब है राइटर का। अब सही गलत है वो अलग बात है। द कंट्रास्ट इन हिज टोन, कंट्रास्ट का मतलब अंतर। 2 weeks अगो प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया था, व्हेन ही रीअश्योर्ड द नेशन, जब उन्होंने अपने राष्ट्र को ये भरोसा दिलाया था। क्या कहा था उन्होंने? आप सबको याद भी है कि ना कोई घुसा है, ना कोई हमारी टेरिटरी में, हमारे उसमें है, इलाके में है। तो नीदर हैज एनीवन ट्रांसग्रेस। ट्रांसग्रेस का तो होता है एक सीमा लांघ कर दूसरी जगह जाना, ट्रांसग्रेस। ये वर्ड सबको आना चाहिए, ट्रांसग्रेस, ठीक है, टू क्रॉस ओवर। और इसका एक मीनिंग और होता है, जो ना आपका टू ब्रेक द लॉ, ब्रेक द रूल्स, किसी भी चीज़ के, और रूल्स ऑफ मॉरलिटी, नैतिकता के मूल्यों को तोड़ना भी इसका मीनिंग हो जाता है आपका, ठीक है। तो न तो किसी ने ट्रांसग्रेस किया है, न कोई भारत की सीमा में है। ये इस बात को बताता है that the situation is far more serious than was previously understood। इस बात का भी ये इंडिकेट करता है, देखो अखबारों का काम यही होता है, हर चीज़ के पहलू को जनता के सामने लेके आना। इसका अर्थ हो गया, वो लेखक कह रहा है अंत में कि सिचुएशन ज़्यादा ही सीरियस है, जैसा कि पहले समझा गया था, उससे सिचुएशन ज़्यादा सीरियस है। आप लोग समझदार हो, इसको समझ सकते हो। इट इज़ टू बी होप्ड, ऐसे हमें आशा करनी चाहिए, that the government which has thus far not given the nation the full picture, अभी तक सरकार ने हमको पूरी पिक्चर नहीं दी है, यानी पूरा नहीं बताया अच्छी तरह से what has happened, कि क्या हुआ है, and what the nation needs to prepare for, और नेशन को किस चीज़ की तैयारी करनी है, ठीक है। will do so now, सरकार अब उम्मीद करते हैं हम कि अब सरकार अब करेगी। further clarifying the prime minister's core message at lay, और इस तरह से उन्होंने
प्राइम मिनिस्टर का जो कोर का मतलब सेंट्रल मैसेज था ले में, उसको और भी क्लियर किया ऑथर ने, किसी और ने नहीं, ऑथर कह रहा है फर्दर क्लियरिफाइंग द प्राइम मिनिस्टर्स कोर मैसेज एट ले। और इस तरह से लेखक कह रहा है कि इसको ले में प्राइम मिनिस्टर के मैसेज को और भी क्लियरिफाई और स्पष्ट करते हुए मैं ये बातें कह रहा हूँ कि इसमें छुपा हुआ मैसेज भी है, ठीक है। और जो प्राइम मिनिस्टर ने 2-3 हफ्ते पहले जो दिया था अपना स्टेटमेंट कि कोई अंदर घुसा नहीं है, कोई हमारी सीमा में नहीं है, वो लगता है कि ये मामला पहले जो समझा गया था उससे ज़्यादा सीरियस है, ठीक है। और इसने अभी तक सरकार ने हमको नहीं बताया है, पूरी पिक्चर के बारे में नहीं बताया, पूरी जानकारी हमें नहीं दी है कि क्या हुआ है और देश को किस चीज़ के लिए तैयारी करनी है। और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा सरकार अब करेगी, ठीक है। तो इस तरह से ये पैसेज था, आपको अच्छा लगा होगा मेरे ख्याल से। जानबूझ के मैं छोटा लिया, एक बड़ा बहुत बड़ा था तो वो तो फिर 1.5 घंटे पूरा नहीं होता बच्चों। तो इसमें जो जो आपने सीखा है वो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।